This conference will now be recorded. हमारे पास जो पेपर है वो सितंबर 19 का है। सितंबर 19 में पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का है और ये क्लास के दौरान ये डिस्कस कर लिया था हमने। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 अदर स्टैंडर्ड्स में से है और अगर आप गौर फरमाएं तो ये क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स का आया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता है डिस्कस करना है आपने। कल भी ये सवाल किया था, हमने इसकी जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, जस्ट डिस्कस करना है। How the following should be deal with in the financial statement of relevant statements of relevant entities according to IAS 20। उसने खुद ही बता दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट का सिनेरियो है एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। आपको पता है एक गवर्नमेंट ग्रांट होती है और एक गवर्नमेंट असिस्टेंस है। तो उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस है तो उसका डिस्क्लोजर बना देना और गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसको बताना कि हमने डील कैसे कर और ये डिस्कस करना है हमने। तो पहला पार्ट 1 नंबर का उसने पूछा है, इसका मतलब है हमने भी बड़ा प्रिसाइजली सा जवाब देना है। कहता है गवर्नमेंट मेक्स अ ग्रांट टू एन एंटिटी व्हिच इज प्लानिंग टू डेवलप टीचिंग सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। कहता है कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एक टीचिंग सॉफ्टवेयर चिल्ड्रन के लिए डेवलप करके दे। The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase. There is no further condition attached to the grant. कहता है इसको कैसे डील करोगे कि बगैर चले जनाब, हमने सिंपल इसको बता देना है कि इसके साथ वो रीपेबल वाली कोई कंडीशन भी नहीं है कि जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी साथ ही हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे। बस इसको हम डेफर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन डेफर्ड करने के लिए ना ये जरूरी होता है कि हमारे पास कोई नॉन करंट एसेट हो या एक एक्सपेंसेस इनकर्ड होने का सिलसिला हो। ये तो एक टीचिंग सॉफ्टवेयर हमें मिलना है, हम पैसे वो दे देंगे इनिशियल फेज पे, तो जैसे ही पैसे मिल जाएंगे हम उसको गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के नाम से रिकॉग्नाइज कर देंगे। बस इतना ही काफी होगा 1 नंबर के लिए। उसके बाद दूसरा है, वो कहता है कि जनाब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट अप अ प्लांट इन द एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹4 million इज रिसीव्ड विद द कंडीशन दैट द ग्रांट is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. It is highly probable that the entity will comply with the condition. कहते हैं हमें 4 मिलियन मिली है कंडीशन के साथ, हम डिस्कस में क्या लिखेंगे? देयर इज 2 ऑप्शन, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि 4 मिलियन को जैसे रिसीव है उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लें, राइट, या फिर उसको डेफर्ड कर दें इनकम में। उसके बाद हमें 4 साल की कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए। जिस टाइम भी कंडीशन हम फुलफिल नहीं करेंगे उसी टाइम हम पूरी गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने लिखना किस तरह से है कि पहले हम इसको डेफर्ड लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे ही 4 साल गुजरने के साथ ही हम इसको अपनी इनकम बना लेंगे। अब 2 ऑप्शन भी बना सकते हो, जिस तरह 2 ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ग्रांट की, एक डायरेक्टली डिडक्शन है, दूसरा डेफर्ड लायबिलिटी है, लेकिन 4 साल की कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। उसके बाद है लास्ट, फ्री टेक्निकल एडवाइस has been provided by the government
export promotion department to help the exporter to market and the new technology in the North America. फ्री टेक्निकल एडवाइस अगर दी जाए तो ये तो गवर्नमेंट बनती भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट के लिए जरूरी है कि कोई एसेट हमारे पास आए। तो ये जो फ्री टेक्निकल एडवाइस हमें दी जा रही है ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट असिस्टेंस है। ठीक होगी बात। तो ये सिंपल, आपने ना इसकी कोई एंट्रीज वगैरह नहीं पास करनी, जस्ट एक ऑप्शन बता देनी है जो गवर्नमेंट ग्रांट में हमारे पास है, ऐसे ही वर्डिंग में आपने डिस्कस कर दे। हाँ जी सर, हम क्या सवाल पूछना चाह रहे कोई आप? सर ये जो बी पार्ट है इसमें सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसको डायरेक्टली डिडक्शन वाले मेथड से बताना है या डेफिनेट इनकम वाले? आपने जब ये नहीं बताया वो ना, आपने दोनों ऑप्शन बतानी है, 3 नंबर है ना, आपने दोनों ऑप्शन डिस्कस कर देनी है। ठीक है, अगर उसने खुद से नहीं बताया तो आपने दोनों ऑप्शन पे डिस्कस कर देनी है। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हम सवाल कर चुके हैं, क्लास के अंदर ये डिस्कस हो चुका है। मेन क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 होता है और गवर्नमेंट और डिस्क्लोजर्स का होता है ये 16 का। हम मेन इस पर हमारा फोकस है आजकल, 2 सवालों पे, क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यूज हैं प्लस डिस्क्लोजर का। तो आ जाए जनाब, अपने क्वेश्चन नंबर 4 निकालें, मेन जो हमारा डिस्कशन का मरकज है। जी स्टार्ट करें। कहते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स, इसका मतलब है एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द एंटिटी मेड अ प्रॉफिट 480,000 based on historical accounting principle. It had opening capital is 1100,000. During 2018, specific price indices increased by 15%, while general price indices increased by 12%. How much profit should be recorded in the real financial capital maintenance? जी मेरे भाई, आपको मनी फाइनेंशियल टर्म्स में प्रॉफिट दे दिया गया है, रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में पूछा है। मुझे बताओ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन लेंगे या स्पेसिफिक? आपने आंसर करना है। रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के लिए जनरल इन्फ्लेशन आता है या स्पेसिफिक आता है? जी, जब रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस लेते हैं तो जनरल इन्फ्लेशन का लेवल आता है। ओके होगी बात। तो हम क्या करेंगे, 1100,000 का 12% ले लेंगे, जो आंसर आएगा 480,000 में से माइनस कर देंगे। और इस दफा मुझे लगता है कि उसने ना या रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का प्रॉफिट दे देना है या फिर फिजिकल मेंटेनेंस कैपिटल का दे देना है और हमें मनी फाइनेंशियल पूछना है, तो इसलिए थोड़ा ख्याल करके आंसर करना। ठीक है जी, कितना आंसर आ गया इसका? 12% कितना आता है? 1100,000 का 12% कितना आता है? इसने फाइंड किया है 1100,000 का 12 प्लस 132,000, ये हमारे पास आ जाएगा 348,000। ओके जी, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। Morning Football Club has a monthly subscription of fee of ₹800 per member. The club has 240 members on 31st December 2018. कितने members हैं 31st December को? 240. No fresh members were admitted during 2018. कोई नया member नहीं आया
but 30 members left on the 1st July 2018. आज से 6 महीने पहले 30 मेंबर चले गए, जरूर गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेंबर स्टार्टिंग में है वो 270 थे, 30 चले गए और साल के एंड पे बच गया 240। मतलब 6 महीने पहले 270 मेंबर्स थे, 1 जुलाई 2018 को 30 मेंबर चले गए और 31 दिसंबर को 240 बच गए। वो कहते as at 31 December the club has received subscription in advance 60,000. The club subscription income, उन्होंने हमसे इनकम पूछी है, इसका तो अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, 270,000 800 पर मेंबर है ना, मल्टीप्लाइड बाय 800 और मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आ जाएगी पहले 6 महीनों की सब्सक्रिप्शन। 270,000 नहीं, 270, क्योंकि 270 मेंबर है ना, 270 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर अगले 6 महीने में 240 मेंबर हैं, मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 6, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 2018 की सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी, क्योंकि नया मेंबर तो कोई आया नहीं। ठीक है सर, ये 6 के है, 6 महीने है, मंथली सब्सक्रिप्शन 800 है ना, तो पहले 6 महीने 270 मेंबर थे और आखिरी 6 महीने 240 मेंबर थे, क्योंकि उसने कहा है कि साल के एंड पे आपके पास 240 मेंबर हैं और 1 जुलाई को आपके 30 मेंबर छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब है पिछले 6 महीने आपके टोटल मेंबर 270 थे। ओके होगी बात? तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन ए बनता है। ओके होगी बात? इसके बाद which of the following cannot be a qualifying asset? सर ये 60,000 नहीं होता। वैसे क्वालिफाइंग एसेट उसे कहते हैं जिसके कंप्लीट होने के लिए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड हो। वो इन्वेंट्री भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लेकिन जो एसेट ऑलरेडी रेडी हो वो तो है ही कंप्लीट, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी रेडी फॉर यूज हो या एसेट कंप्लीट हो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता। हाँ, आपको उसको पूरा करने के लिए, बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड हो, उसे क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। लेकिन इन्वेंट्री उसको भी आप हो सकता है क्वालिफाइंग एसेट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन जो एसेट रेडी फॉर यूज या अवेलेबल फॉर यूज हो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तैयार है। फोर्थ पे आ जाए, ये 2 नंबर का सवाल है। आफ्टरनून लिमिटेड uses cost model for its property, plant and equipment and fair value model for its investment property. जीशान कह रहा है कि पिछले सवाल में 60,000 ऐड नहीं होगा। जीशान भाई वो एडवांस है, इस साल की इनकम नहीं है। उसने पूछा है 2018 की इनकम बताएं। 2018 की इनकम तो वो होगी ना जो 2018 से रिलेट करेगी, वो तो एडवांस है, जो एडवांस होगी वो क्यों ऐड होगी। उसने ये नहीं पूछा कि रिसीव्ड कितना है, उसने पूछा है 2018 की इनकम बनती कितनी है, तो एडवांस वाली तो इसमें आएगी नहीं। उसके बाद है जनाब, AL हैज ऑफिस बिल्डिंग which was being used for administrative purpose, और कहता है AL has an office building
which was used for admin purpose. जो एडमिन पर्पस के लिए चीज होती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी. डन. 1st July 2018 the building had a carrying amount to 20 million. On that date the building was let out the third party. अब ये चली गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर. पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही थी, तब वो थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में. अब आपने उसको किराए पे दे दिया तो अब वो बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. देयरफॉर reclassified as an investment property. The building had a fair value 23 million 1st July 2018 and 23.4 million on 30th June 2019. लो मेरे भाई 20 मिलियन वाली चीज 20 मिलियन वाली चीज ये जा रही है पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और तब उसकी फेयर वैल्यू क्या थी 23. ये जो 3 मिलियन इजाफा हुआ है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है या फेयर वैल्यू गेन है? ये 3 मिलियन का इजाफा जो है क्या हुआ, फेयर वैल्यू गेन है या रीवैल्यूएशन सरप्लस है? सर गेन है, फेयर वैल्यू गेन. जितने भी लोग बता रहे हैं ना मेरा दिल कहता है उसको ना यहां से बाहर निकाल लो. एट द डेट ऑफ चेंज इन यूज जो एसेट जिस स्टैंडर्ड में होता है हम वो इस्तेमाल करते हैं. तो उस वक्त ये एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में था, IAS 16 में था और IAS 16 से दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हुए इसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस कंसीडर करेंगे. जिस स्टैंडर्ड में जिस क्लासिफिकेशन में ये अमाउंट पहले थी, जो एसेट था पहले ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में था, उस वक्त ये 23 मिलियन का जब गया तो हम इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे. अब 23 मिलियन पहले 20 का था, फिर 23 का हो गया, फिर एंड पे 23.4 का हो गया. 23 में रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और 23.4 में जब जाएगा तो ये जो 0.4 है ये फेयर वैल्यू गेन है. अली का सवाल है कि सर वो पहले कॉस्ट मॉडल में था. अली भाई कॉस्ट मॉडल में जरूर था, ठीक है, लेकिन वो था IAS 16 में. जैसे ही IAS 16 से निकलेंगे उसका लॉस आएगा या सरप्लस आएगा वो अकॉर्डिंग टू IAS 16 होगा. उसको हम OCI में रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद जो हर साल डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू के अंदर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस. क्लियर होगी बात? तो हमारा जो यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस आ रहा है ये रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और जो 3 है ये रिकॉर्ड होगा OCI के अंदर. और वो क्या है, इसका ऑप्शन है बी कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है और 3 मिलियन आपने OCI में रिकॉर्ड करना है. जिस स्टैंडर्ड में हम होते हैं हम पहले उसके हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं. आप लोग इसके लेक्चर रिवाइज लाजमी करना जो आपने रजिस्टर पे नोट किए हुए हैं. और हम इस बात का क्लियर हुआ है या अभी भी कंफ्यूजन है? ओके है, चलो हो गया क्लियर. चलें बस जल्दी में बोल दिया. आगे चलते हैं 5वें नंबर पे. Which two of the following fall under the definition of investment property? लो जनाब डेफिनेशन आ गई. प्रॉपर्टी occupied and an employee. गलत, क्योंकि जो एम्प्लॉय के पास प्रॉपर्टी होती है ना बिजनेस की वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है. बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड लीज आउट ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी नो.
और लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, बी एंड डी। ओके होगी बात। उसके बाद 6th पॉइंट पे आ जाए, कहते हैं impairment of asset if the fair value less cost to sell of an asset cannot be determined. If fair value less cost to sell of an asset cannot be determined, then कहते हैं asset is not impaired। गलत बात है। अगर fair value less cost to sell ना गिवन हो ना, तो हम value in use इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अगर फेयर वैल्यू दोनों है ना, दोनों में से हायर और दोनों में से कोई एक गिवन हो, फिर वही रिकवरेबल अमाउंट होगी। अगर दोनों गिवन है तो दोनों में से हायर, और अगर दोनों में से गिवन ही एक है तो वही रिकवरेबल अमाउंट होगी। वो कहता है द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज। यही है इसका आंसर। वो कहता है एनआरवी तो इसका चक्कर ही नहीं होता, कैरिंग वैल्यू ये भी नहीं, और एसेट को इंपेयर फिर भी किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द टू of the following would be external indicator that one or more an impairment। impairment के लिए external indicator का नाम है, जो मैंने आपको एक एक दो पेज की थ्योरेटिकल हैंडआउट्स दिए हैं, वो जरा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस वहां से एमसीक्यूज आए हैं। आप जाकर चेक कीजिएगा, हर चैप्टर को दो पेज मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन के आए और उन्हीं में से ही एमसीक्यूज बन रहे हैं। चले जनाब, लिखा हुआ है एन अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन आर मोर एसेट। वो कहता है कि अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। मार्केट में जो चेंजिंग्स आती हैं वो एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलीट ऑफ वन और मोर एसेट, ये इंटरनल होता है। एसेट हमारा डैमेज हो जाए, ये इंटरनल इंडिकेटर होता है। A decline in the economic performance of one or more asset, हमारी एसेट की परफॉर्मेंस कम हो गई है, ये भी हमें पता चल जाएगा, ये एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं है। An increase in market interest rate, ये है एक्सटर्नल। तो ए और डी ये दो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं। 8वें पे आ जाए, कहते which of the following cash flow should not be included in the calculation of value in use। आपको पता है वैल्यू इन यूज में वो चीज जो नॉन कैश आइटम होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस इनकम टैक्स तो इस्तेमाल ही नहीं होता ना। आपको पता है कि हमारे कैश फ्लो प्री टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स पेमेंट्स इसके अंदर शामिल नहीं होती। आपको याद होगा कि हमने एक सवाल पढ़ा हुआ है, प्री टैक्स रेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिस्पोजल से जो कैश आता है वो हमारा इनफ्लो होता है, और इन्वेंट्री से जो कैश आता है सेल करके वो भी हमारा इनफ्लो होता है, और मेंटेनेंस पे जो कैश इस्तेमाल होता है वो हमारा आउटफ्लो होता है। ये तीनों कैश फ्लोज हैं, ये कैश फ्लो नहीं है इनकम टैक्स वाला सवाल। उसके बाद आ जाए जनाब रेशियो वाला सवाल, ये हमने कर लिए हुए हैं दोनों ही, ये सवाल हमारे क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। चलें जी, अब आ जाओ, ये कैश फ्लो का सवाल है, डायरेक्ट मेथड से ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का मेन टारगेट, 17 मार्क्स का है। अच्छा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी। मैंने आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अभी पेपर में तो नहीं आया हुआ और शायद आया भी ना, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड है रिवैल्यूएशन के अंदर, लेकिन हो सकता है कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ जाए। तो फ्राइडे वाले दिन हम एक छोटी सी क्लास रख लेंगे जुम्मे की नमाज के बाद, कोई 10-15 मिनट की,
ठीक है, तो उसमें मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आज हमने अपना ये काम पूरा करना है और आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है। कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट inclusion in the financial statement, comparative figures and columns of total not required। ठीक है, कंपैरेटिव फिगर्स भी नहीं, यानी पिछले साल का डाटा भी हमें नहीं चाहिए और ना ही टोटल का कॉलम आपने पेपर में बनाना। डन होगी बात? चलें जी जनाब, आ जाए जरा। The following information pertain to Monday Limited. The balance of property, plant and equipment on 1st January 2018 साल के शुरू का बैलेंस है। ऑफिस बिल्डिंग इक्विपमेंट, ये कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट गिवन है और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें गिवन है। डन? यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने टाइम की जरूरत है। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग 1st January 2000 अमाउंटेड टू रुपीज 8.5 मिलियन। इसका मतलब है कि एसेट कोई ऑलरेडी रिवैल्यू होके पड़ा हुआ है, एसेट कोई ऑलरेडी रिवैल्यू होके पड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें यहां पर ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये कितने टाइम पहले रिवैल्यूएशन होके पड़ा हुआ है, ताकि हम वो कंपेयर कर सकें, अपनी एक्सेस डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकें। क्योंकि हमने नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स के अंदर हमने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी बतानी होती है। ठीक है, उसके बाद यहां से, और मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था कि आप हर एसेट को अलग अलग कंसीडर करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम हर एसेट को अलग अलग उसके कॉलम को डील करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जनाब न्यू इक्विपमेंट के बारे में बता रहा है, ये इक्विपमेंट का डाटा। ऑन 1st September 2018 a new equipment was acquired by making payment of 70 million to the supplier. An old equipment also given. लो जी, एक हम उसको 70 मिलियन दे रहे हैं, एक हम उसको 70 मिलियन दे रहे हैं और साथ हम अपना एसेट भी दे रहे हैं। इन एक्सचेंज टू द सप्लायर the fair value of the old and new equipment was assessed 21 million and 93 million respectively. तो कहता है the old equipment has been acquired 40 million on 1st July 2016. लो जनाब, एक हम उसको अपना पुराना एसेट दे रहे हैं, दूसरा हम उसको 70 मिलियन भी दे रहे हैं। Cost incurred on installing the new equipment amounting to rupees 5 million. Cost incurred on installing the new equipment amounting to rupees 5 million. कि जो नया एसेट आ रहा है उसको इंस्टॉल करने पे 5 मिलियन का हमें खर्चा भी आया है। ओके होगी बात? अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि आप लोगों का जो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस जो एक्सचेंज केस में आता है वो कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब आपको याद होगा कि जब दोनों एसेट की फेयर वैल्यू गिवन हो और ये ना बताया हो कि विच वन इज मोर रिलायबल, तो हम समझते हैं कि ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है। तो एक्सचेंज के केस में पता है ना, तो जनाब हमने क्या करना है, नए एसेट की कॉस्ट कैसे आएगी, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश, और ओल्ड एसेट 21 मिलियन फेयर वैल्यू है, 21 प्लस 70 और प्लस कर देंगे 5। ये 5 प्लस क्यों कर रहे हैं,
जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है। तो टोटल जो हमारा एसेट बन गया वो कितने का बन गया? 96 मिलियन का। हमारा एसेट जो नया आ रहा है वो 96 मिलियन। एनीवन स्टूडेंट के जिसको ये बात ना पता हो, क्योंकि एक्सचेंज का केस हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर कोई बंदा जिसको ये ना पता चले कि नए एसेट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं तो वो पूछ सकता है। डन। चलें जी, ओल्ड एसेट 40 मिलियन का है और हमने वो 1 जुलाई 2016 में खरीदा था, उसको हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाए। एसेट की कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करते हैं या नहीं? करते हैं सर। सर इसकी तो हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश करेंगे सर। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस। ओए मेरे भाई, बुक वैल्यू उस वक्त करते हैं जब फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। बुक वैल्यू उस वक्त करते हैं जब फेयर वैल्यू अवेलेबल हो। फेयर वैल्यू तो दोनों एसेट्स की गिवन है, बुक वैल्यू पर तो काम ही नहीं जाना। पता है ना, ये जब एक्सचेंज का केसेट हम डिस्कस करते थे कि सपोज दैट सबसे पहले देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट नंबर 1, नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, नंबर 3 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, और चौथे नंबर पर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अब जरा सबसे पहला काम कब करते हैं? सबसे पहला काम ये उस वक्त कंसीडर करते हैं जब नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल हो। इफ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल, तो फिर जो फेयर वैल्यू नया एसेट की होती है वही नया एसेट की कॉस्ट ले लेते हैं। दूसरा काम कब करते हैं? दूसरा काम करते हैं इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल। नया एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है तो वो ले लेते हैं, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा हो तो वो उसकी फेयर वैल्यू भी लेते हैं और उसमें कैश की एडजस्टमेंट भी करते हैं। और अगर तीसरा केस इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल, तो फिर भी ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश करते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, तो हमने फिर क्या करना है? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल हो या दोनों रिलायबल हो, फिर भी ओल्ड एसेट लेना है। और लास्ट केस में हम लिखते हैं इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट रिलायबल। अगर वो रिलायबिलिटी बता दे तो ठीक है, वरना जो एसेट की फेयर वैल्यू गिवन होती है हम उन्हें रिलायबल ही समझते हैं। अगर एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है तो हम उसको रिलायबल ही समझते हैं। इसका मतलब है जब ये तीसरा केस इस क्वेश्चन के अंदर है। बात क्लियर हुई कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अब बात समझ लग गई अमार? और किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो हम इसमें ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश करेंगे और 5 मिलियन उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, तो टोटल 96 से हमारा एसेट डेबिट होगा। आगे चलते हैं।
और ये काम हुआ कब है? 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2018 को। तीसरे नंबर पर आ जाएं, 1 जनवरी 2018 ML commenced construction of a manufacturing plant। लो मेरे भाई, एक तीसरा एसिड भी इंट्रोड्यूस हो गया। The whole process of assembling and installation was completed on 1st October 2018. However, the work was stopped 16 to 31st October। 15 दिन आपका काम भी स्टॉप रहा ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन। The total cost rupees 660 million incurred on the plant was paid as under फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट और फोर्थ पेमेंट। डन। हमने ये नहीं देखना कि पेमेंट कब हो रही है, हमने देखना है कि हमारा एसेट कंप्लीट हो गया तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट बंद कर देते हैं, याद है ना। अब जरा आओ, द प्लांट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द बैंक लोन 500 obtained on 1st March 2018। The loan carried 18% payable annually। The surplus fund available from the loan was invested to the saving account and earned 17 million during capitalization period। लो जी, काम ही आसान है, स्पेसिफिक लोन है। और जितना इंटरेस्ट बनेगा उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। हर चीज उसने खुद बता दिया। पेमेंट को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट को कंसीडर तो जर्नल बारविंग में करते होते हैं। पेमेंट को कंसीडर हम जर्नल बारविंग में करते हैं। स्पेसिफिक बारविंग में तो टोटल लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले लेते हैं और उसमें से सस्पेंशन पीरियड निकाल देते हैं। 1 मार्च 2018 से लोन लिया, कितना टाइम बनता है? 31 अक्टूबर तक। जी मेरे भाई बताओ जरा, कितना टाइम बनता है 1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक? 8 महीने। सर ये 1 मार्च का रखिए, 15 दिन माइनस कर दो, वो जो सस्पेंशन पीरियड है 7.5 मंथ का इंटरेस्ट में से 17 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो माइनस कर देंगे। ये सीधा सीधा उसने बिल्कुल हल्का सा कॉन्सेप्ट पूछा बोरोइंग कॉस्ट का इसके अंदर, ये भी हम देखते भी हैं। चौथे पॉइंट पे आ जाओ। On 31st March 2018, the revalued amount of office building assessed is 178 million by precise valuer। Value and use of the building as 31st December was estimated 186 million। मतलब उसने रीवैल्यू के साथ साथ ना इम्पेयरमेंट टेस्ट लगवाने की भी कोशिश की है। जो फेयर वैल्यू होती है ना, वो होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट जो होती है। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम इम्पेयर कर देंगे और अगर ज्यादा हो जाएगी तो रीवैल्यू कर देते हैं। ओके की बात। अदर इंफॉर्मेशन में है जनाब, जो ऑफिस बिल्डिंग है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, इक्विपमेंट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्ट्रेट लाइन मेथड पे। डन। वो कहता है रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। जरा ये गौर फरमाइएगा, ये उसने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। मैंने आपको बताया था शायद कि अगर वो स्टार बनाता है ना जिस चीज के ऊपर, तो उसको भी देखा करें। रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। हाँ जी जनाब, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन कितना है?
20 इयर्स है लास्ट जब रिवैल्यूएशन हुई थी, तो ये हमें फायदा हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कितने साल गुजर चुके हैं। ठीक होगी बात? कहते एमएल अकाउंटिंग फॉर नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, उसके बाद बाकी सारी वही बातें हैं। अब हमने क्या करना है, अलग अलग हर एसेट की वैल्यू को देखना है। ठीक है, आप ऐसा करें 2 मिनट वेट करें और अपने इस क्वेश्चन को एक दफा देखें और फॉर्मेट बनाएं, सिर्फ 2 मिनट।
जी मेरे भाई, एक स्टूडेंट का सवाल है कि जो आपके पास ये जो 8.5 मिलियन आ रहा है ना, ये वाली अमाउंट, वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये साल के शुरू में हो। देखो ना, ये साल के शुरू में ब्रॉड ऑन आ रहा है सरप्लस का, क्योंकि ये सारे जो बैलेंसेस गिवन है ये हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो सरप्लस भी हमारा ओपनिंग बैलेंस का होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट आपने बना लिया होगा। अब मैं भी फॉर्मेट बना लेता हूँ साथ, और साथ ही इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास टोटल 3 एसेट्स मौजूद हैं, ऑफिस बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, और ये तीसरे नंबर पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और टोटल का एसेट हमने बनाया है, टोटल का कॉलम हमने बनाना ही नहीं है। नाम क्या है बिजनेस का? मंडे लिमिटेड। नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने पूरा लिखना है पेपर में। फॉर द ईयर एंडेड, साल का एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर 2018। जी मेरे भाई, सबसे पहले हम कॉस्ट का लेजर बनाते हैं। ऑफिस बिल्डिंग है हमारे पास, उसके बाद इक्विपमेंट है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे प्लांट है। टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को आवाज का मसला आ रहा है, देखें बाकी कंफर्म करें कि आवाज ठीक है या बाकी सबको भी इशू आ रहा है। सर ठीक है वाइस आवाज? ठीक है, चलें। तो जिसको आवाज का मसला आ रहा है काइंडली वो अपनी लोकेशन चेंज कर लें, या फिर एक दफा एग्जिट करके दोबारा री एंटर हो। अब मैंने आपको, देखो ना, ये सवाल आना तो पेपर में कंफर्म है, या उसकी एंट्रीज आ जाएंगी, या डिस्क्लोजर्स आ जाएंगे, या एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, आपने हर एसिड को अलग अलग सेपरेटली अगर देखोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, बैलेंस एट 1/1/2018। फिर हम बात करते होते हैं एडिशन की, फिर हम बात करते होते हैं डिस्पोजल की, फिर हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन, ये 3 चीजें होती हैं, और फिर हमारा कैरी डाउन आ जाता है। ठीक है, अब अहमद रजा का बड़ा प्यारा मैसेज मिला है कि सर इलिमिनेशन की भी तो बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इलिमिनेशन, जब भी एसेट कोई रीवैल्यूएशन पे होता है, इलिमिनेशन की भी बात होती है, और रीवैल्यूएशन। ठीक है मेरे भाई, और रीवैल्यूएशन के अंदर 2 बातें होती हैं, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ओसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 बाय 1 एसेट को लेंगे, तब आपका क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ऑफिस बिल्डिंग का ब्रॉड डाउन है 240 मिलियन, और इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन है 190 मिलियन, और प्लांट का ब्रॉड डाउन है ही नहीं, वो एडिशन हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। राइट, सबसे पहले, और उसके बाद हमारे पास यहां पर मैं लिख देता हूं लॉस और सरप्लस। आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें,
वो ज्यादा अच्छा वर्डिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस एट 31 दिसंबर 18। ये 2000 अच्छा ना, आई कैप ने अब एक बड़ा प्यारा नया फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो इसको भी मजीद उसने कंसाइज कर दिया है कि डेप्रिसिएशन भी बुक वैल्यू के ऊपर बनाना शुरू कर दिए। मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस डायरेक्ट नेट करके लिख देता है, लेकिन अब हम वही उसी तरीके पे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस एट 1/1/2018, depreciation for the year, फिर आ जाता है इसमें डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाती है और इसके अंदर एलिमिनेशन आ जाता है। ओके की बात। और एंड पे हम क्या कर देते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर इंपेयरमेंट लॉस आए तो वो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम ऐड कर देते होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर इंपेयरमेंट लॉस हो जिसकी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू इंपेयरमेंट लॉस टू अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, और लास्ट इज बैलेंस एट 31 दिसंबर 18। लो मेरे भाई, वन बाय वन एसेट को पकड़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं और उसकी वैल्यूज यहां पर रिकॉर्ड करते जाते हैं। सबसे पहले आ जाओ, इक्विपमेंट की बात हो रही है ना, तो इक्विपमेंट को ही लेकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, 1 सितंबर 2018 को एक इक्विपमेंट हमने खरीदा जिसकी कॉस्ट हमने निकाली 21 फेयर वैल्यू, 70 कैश पे किया, 5 उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई 96 मिलियन। तो एडिशन में लिख देंगे 96 मिलियन। डिस्पोजल के अंदर लिख देंगे 40 मिलियन कि जो एसेट एक्सचेंज किया है हमारा उसमें डिस्पोजल भी हुआ 40 मिलियन। डन। क्योंकि ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, ना इसकी एलिमिनेशन आनी है और ना ही इसका कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आना है। ओके होगी बात। इसकी डायरेक्ट एंड कर दो, 96 ऐड करके 40 माइनस करके बता दो कितनी कॉस्ट आ गई है। 96 ऐड करके 246। 40 कितनी अमाउंट है? 246। लो जनाब, यस सर। 246। ये एक बात हमारी कंप्लीट हो गई। डन। उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन का भी लेजर बना लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं ताकि हमारा ये पूरा कॉलम ही एक पूरा हो जाए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इसका ब्रॉड डाउन है इक्विपमेंट का 60। फिर इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हम लेते हैं अपने तरीके के साथ। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर इक्विपमेंट। WDV मेथड है मेरे भाई। 1/1/18 को हमने डेप्रिसिएशन लेनी है ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड डाउन की भी बुक वैल्यू, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू। ब्रॉड डाउन की बुक वैल्यू कैसे आएगी? 190 माइनस 60, 130 माइनस डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू फाइंड कर लो। यहां पर एक और छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, जो एसेट आप बेच रहे हो उसको खरीदा था 1 जुलाई 2016 को। चाहे फार्मूला लगा लो
चाहे डायरेक्ट कर लो 1716 कितने का खरीदा था? 140 का सर 40 का। सर 40 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? %20 WDV। तो जनाब 31 दिसंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितनी डेप्शन आ गई? 436। फिर 31 दिसंबर 17 मल्टीप्लाइड बाय 20%। जी मेरे भाई कितना आ गया? 36 का 7.2। 7.2। इसकी बुक वैल्यू बता दें। 36 माइनस 7.2 28.8। 28.8 माइनस 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 20%। फिर उसके बाद डिस्पोजल की डेट है मेरे भाई 1 सितंबर 2018। 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 1 सितंबर का मतलब क्या हुआ? 8 महीने। 8/12। और एडिशन हुआ हमारा 96 मिलियन का मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 4/12। लो मेरे भाई सबकी अलग अलग डेप्रिसिएशन मुझे लिखवा दें। जल्दी करो जरा रिजवान भाई। ओपनिंग के ब्रॉडऑन की कितनी डेप्शन आ रही है? $130 माइनस 20.8 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 20.24। जो बोल रहा है ना उसका माइक से आवाज मेरी 20.24। फिर डिस्पोजल की भी बताएं। 3.84। 3.84 और 14.4। एडिशन की 6.4। टोटल करके बता दें। 30.48। लो जनाब आपका इक्विपमेंट का पूरा कॉलम तैयार है। टोटली हर चीज आ चुकी है। इसमें एक और चीज भी साथ ही फाइंड करते जाओ। ये तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आई ना। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड करते जाओ। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी जनाब ये एक 4 है, एक 7.2 है और दूसरा 3.84 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। ओके आ जाए जनाब। अब पुट करते हैं वैल्यूज। ये है मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 30.48। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन किसी ने ऐड की है? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन किसी ने ऐड की है? 15.04। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। एलिमिनेशन इसमें आएगा नहीं। लो जनाब मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस बता दो।
60 प्लस 30.48 माइनस 15.04। ये जो माइक से बोल रहा है ना उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, जो मैसेज कर रहा है मैं वही देखकर आंसर लिख रहा हूँ। जी मेरे भाई 75.44। उसके बाद आखिरी कॉलम भी बना लेते हैं। नेट कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग वैल्यू 1118 और नेट कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 18। जी मेरे भाई इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग वैल्यू माइनस की तो 130, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करके भी बता दो। $170.56। लो मेरे भाई क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दिया, ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास तो इक्विपमेंट का सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। इक्विपमेंट का पूरा डाटा हमने कंप्लीट कर लिया। डन। अब आते हैं प्लांट के ऊपर। जी जनाब। हाँ जी, प्लांट में अगर आए तो इसके अंदर हम ये जो इतना बड़ा सा डाटा और डरावना सा डाटा लिखा हुआ है इसमें कुछ सदाकत नहीं है, हर चीज उसने हमें बता दी है। हमने सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और काम खत्म। 1 साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, ब्रॉड ऑन उसका है नहीं, कुछ भी इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें नहीं। यहां पर मैं कर देता हूं आपको इसकी वर्किंग, जरा गौर फरमाइएगा। 660 मिलियन तो उसकी कॉस्ट इनकर्ड हुई। बोरोइंग कॉस्ट किस पे आनी है? 500 मिलियन पे। 500 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 7.5। 7 महीने बनते हैं ना, हमने काउंट किए थे जब डिस्कस किया था। 1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक 8 माह बनते हैं और उसमें 15 दिन सस्पेंशन पीरियड है, आधा महीना। जी जनाब, मुझे कोई इसका इंटरेस्ट फाइंड करके दे दे, क्योंकि स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक लोन के ऊपर पूरा इंटरेस्ट लेते होते हैं। जिशान कहता है 675। नहीं जिशान भाई, इतना इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? सर यही है। और 7.5 को 12 पे डिवाइड भी करना है। ये 7.5 मंथ हैं। 56.25। हाँ जी 56.25। अब ठीक है। और इसका 17 मिलियन हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो माइनस कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। 17 मिलियन माइनस कर दो, हमें पता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है वो माइनस कर देते हैं, तो कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? 660 प्लस 56.25 माइनस 56.25। जिशान कह रहा है 39। जिशान भाई कौन सी वैल्यू की आप कर रहे हो? 660 भी इसमें ऐड करना है। 699.25। सर ये 660 क्या है मतलब? ये 660 एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, और बाकी 56 तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है बोरोइंग कॉस्ट का। आपने जो प्लांट बनाया है ना, उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है प्लस इंटरेस्ट करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट से कैपिटलाइज नहीं कर देते। ओके, तो जनाब एडिशन के सामने आप लिख दो
क्योंकि इसका ब्रॉड ऑन तो है नहीं। जी जनाब, एडिशन के सामने लिख दो 699.25, 699.25, और कोई डिस्पोजल नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा 699.25। बहुत आसान सवाल था ये। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन नहीं है, क्योंकि ये साल के शुरू में कोई प्लांट था ही नहीं, साल के शुरू में कोई प्लांट था ही नहीं, सिर्फ फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वो इधर ही छोटी सी वर्किंग में फाइंड कर लेते हैं। 699.25 मल्टीप्लाइड बाय 15 साल लाइफ है, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय, कब से तैयार है ये? 31 अक्टूबर को तैयार हो गया था, 31 अक्टूबर को तैयार हो गया था, मतलब 2 महीने डेप्रिशिएट हुआ, नवंबर का महीना और दिसंबर का। जी जनाब, डेप्रिसिएशन बता दें इसकी। $7.77 और इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये इसका क्लोजिंग भी 7.77 आ जाएगा। ओपनिंग बुक वैल्यू इसकी कुछ नहीं थी, क्योंकि ओपनिंग तो डाटा ही नहीं था। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, इनको आपस में माइनस करके लिखते हैं, 699.25 माइनस 7.77, 691.48। लो जनाब, आसान आसान काम तो पहले हो गए। अब आ जाते हैं हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे आए। ये दरमियान में एक छोटा सा पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला 31 दिसंबर 2018 को आपने ऐसे रीवैल्यू किया 178 मिलियन का। साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हो रही है, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे या पहले रीवैल्यू करेंगे? डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। गुड होगी बात। यहां पर हम वर्किंग करते हैं, आ जाओ जरा। एसीए, ओसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास एसीए है साल के शुरू में 240 माइनस 36, 240 माइनस 36 स्ट्रेट लाइन मेथड है। 240 में से 36 माइनस करें, वैसे कितना आता है? 240 पे 36 माइनस करो, कितना आता है? 204। और हमारे पास ब्रॉड ऑन के अंदर सरप्लस भी पड़ा हुआ है 8.5 मिलियन का, राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड है जनाब। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ले लेंगे, 20 पे डिवाइड करें जनाब, इसको 20 पे डिवाइड करें, 240 को 20 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 10.2 क्या 10.2 सर। 20 पे डिवाइड करना है मेरे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 12 आएगा। अच्छा मुझे कोई ये बताया मैं 8.5 को कितने पे डिवाइड करूं? ये बात कौन बता सकता है? जो ये बात बता पाया ना, यकीन जाने उसका IAS 16 क्लियर है। 8.5 को मैं किस पे डिवाइड करूंगा? मोहम्मद बिलाल का एक मैसेज मिला है, और
मोहम्मद बिलाल कह रहा है 16 पे। एनीवन? बिलाल पहुंचा सही जगह पर है लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचा है। 17 पे डिवाइड करूंगा। अब जरा गौर फरमाएं, आप इसको भी 17 पे डिवाइड करके देख लो, 12 ही आएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा सारे मिलके, मैंने 240 को डिवाइड किया 20 पे तो मेरे पास 12 आई, 1 साल की डेप्रिसिएशन। तो ये फिर 36 कितने सालों की डेप्रिसिएशन है? अगर 1 साल 12 मिलियन डेप्रिसिएशन है 3 सालों की, 3 साल गुजर चुके हैं, तो मेरा ये जो सरप्लस पड़ा है वो पड़ा है इस साल के शुरू में, मतलब ये पहले 3 साल तक रियलाइज हो चुका है। अब मजीद ये 17 सालों पे रियलाइज होगा। अब मजीद ये कितने सालों पे रियलाइज होगा? 17 सालों पे, जितनी रिमेनिंग लाइफ बच गई है। बात समझ लगी? तो जो ओरिजिनल था वो कोई और अमाउंट थी। अब मुझे बताओ 8.5 को 17 पे डिवाइड करो, कितनी अमाउंट आ रही है? 0.5। लो मेरे भाई, 204 में से 12 मिलियन माइनस करो, 204 में से 12 मिलियन माइनस करो, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 192 और ये बच जाएगा 8। डन? आओ जरा, मेरा एसेट हो कितने का गया? 178 मिलियन का। 31 दिसंबर को मेरा एसेट हो गया 178 मिलियन का। 192 वाला मेरा एसेट 178 मिलियन का हो गया। कितना एसेट कम हुआ है? टोटल एसेट मेरा कितना कम हुआ? 192 माइनस 14, जिसमें से 8 मिलियन सरप्लस को चार्ज और 6 मिलियन चला जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस के अंदर। डन? अभी एक बात मैंने और, आप सवाल हमारा पूरा हो चुका है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे कोई ये बता दे कि मैंने कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है? किसी को आइडिया हो? 48 सर। 48 गुड हो गया। 36 पहले वाली और 12 अब वाली। 48 मिलियन से मैंने एलिमिनेशन करनी है। लो जनाब, बिल्डिंग का ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, 48 मिलियन से मेरा एसेट कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है जिसमें 8 मिलियन से मेरी अमाउंट सरप्लस को चार्ज हुई है और 6 मिलियन लॉस के नाम से। एंड पे मेरा एसेट बच गया 148 मिलियन का। क्लियर होगी बात? एंड पे मेरा एसेट कितना बच गया? 148 मिलियन का। जब भी साल के एंड पे रिवैल्यूएशन होती है ना, वो जो आखिर में रिवैल्यूएशन होती है वही वैल्यू होती है हमारे एसेट की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेप्रिसिएशन निल होती है जब साल के एंड पे डेप्रिसिएशन करती है, उसका जो टोटल होता है। चेक करके देखें, ब्रॉड ऑन में 36 डेप्रिसिएशन पड़ी थी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 12 मिलियन आई, डिस्पोजल हुआ नहीं, एलिमिनेशन 48 मिलियन से हुई और हमारा डाटा निल बच गया। 36 की पहली, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 12 और 48 मिलियन। खत्म। सवाल ये हमारा हो गया जनाब, डिस्क्लोजर कंप्लीट हो गया हमारा। साल के शुरू में जो बुक वैल्यू पड़ी थी वो कितनी थी भला? साल के शुरू में 240 माइनस 36, 204। और साल के एंड में कितनी? इम्पेयरमेंट का इफेक्ट नहीं लेना कोई।
जी मेरे भाई, तो उसने वैल्यू यूज दी है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट का फैक्ट नहीं देना। इम्पेयरमेंट का फैक्ट तब लेते हैं ना कि जब हमारे पास जो, अगर आपको याद होगा, हम कौन सी वैल्यू लेते होते हैं रिकवरेबल अमाउंट के लिए? उसने कहा है कि वैल्यू इन यूज ऑफिस बिल्डिंग की है 31 दिसंबर को 186। ठीक है, वैल्यू इन यूज। और कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 148। हमारी कैरिंग वैल्यू आ रही है 148। ठीक है, और ये है कैरिंग वैल्यू, और वैल्यू इन यूज आ रही है 186। नो इम्पेयर। इम्पेयरमेंट कब होती है? जब कैरिंग वैल्यू एक्सीड कर जाए। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती तो फिर हम इम्पेयरमेंट भी करते। तो हमारा एसेट इम्पेयर नहीं हुआ। इम्पेयर तब होता है जब कैरिंग वैल्यू एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से, लेकिन इसमें हमारी कैरिंग वैल्यू 148 है। ठीक होगी बात? चलें जनाब, अब आ जाएं इसके फर्दर जो डिस्क्लोजर्स हैं वो लिखते हैं हम। सर जी एक दफा पूरा ये दिखा दें सॉल्यूशन। एक दफा दिखा देता हूँ मेरे भाई, सिर्फ एक दफा आप और चीजें लिख लें जो हमने एक्स्ट्रा चीजें लिखनी होती हैं, फिर मैं ये पूरा एक दफा दिखा देता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह जनाब। पहली बात लिखें, मेजरमेंट बेस। इसका है रिवैल्यूएशन, इन दोनों का है कॉस्ट मॉडल। उसके बाद लिखते होते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका स्ट्रेट लाइन है, इसका WDV है, और इसका भी स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद लिखते हैं लाइफ या रेट। इसकी लाइफ कितनी लिखेंगे? रिमेनिंग लाइफ। जी जनाब। 17। रीवैल्यूएशन के बाद हमारे एसेट कितने साल, 4 साल नहीं गुजर चुके थे, 16 साल बचती है। आई कैप ने इसकी 20 साल लिखी है, जी लेकिन सर, आपने 16 साल। 16 लिखनी है। आई कैप ने इसकी 20 साल लिखी है। इसका रेट था 20% और इसकी लाइफ थी 15 साल। डन। और एक लाइन और लिखनी है, ऑफिस बिल्डिंग revalued at 31st December 18 by कौन है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर? प्रिसाइज वैल्यूअर by an independent valuer और आगे उसका नाम लिख देते हैं प्रिसाइज वैल्यूअर। ओके होगी बात? और उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग की हमने वैल्यू लिखनी है अगर एसेट ना इंपेयर होता, ये आपने बतानी है। कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इज रुपीज, ये अमाउंट आपने बतानी है, इफ इट इज नॉट revalued, it is not a revalue। जी मेरे भाई, वर्किंग में दिखा देता हूं आपको। इधर गए रीवैल्यूएशन की, ये मत देखिए, यहां से आप देखें। कौन बता सकता है कि अगर एसेट रीवैल्यू ना हो तो एसेट की क्या वैल्यू होती? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मुझे 192 सर। 182.4। बंदा अपनी अपनी बातें बता रहा है, और कोई बताए? अभी तक किसी ने सही नहीं बताई वैल्यू।
साथ सिराज सही कर गया। 184, 178 प्लस 6। वो मेरे भाई मैंने आपको बताया था, जो आपके पास रीवैल्यू के बाद अमाउंट आ रही होती है ना, अगर लॉस हो तो प्लस करके बताते हैं, सरप्लस बचा होता हो तो माइनस करके बताते हैं। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में जो एंड पे आंसर आ रहा होता है ना साल के एंड पे, उसमें करते क्या है कि अगर हमारे पास जैसे 178 है, इसमें 6, और आपको पता तो है कि इसका डिफरेंस आ रहा होता है। अगर यहाँ पर 184 होता तो 184 का डिफरेंस 178 का 6 आ रहा होना था। ठीक है, तो लॉस पड़ा हो तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती है, सरप्लस पड़ा हो तो हिस्टोरिकल अमाउंट कम होती है। तो 184, ये सवाल आपको मैंने उस दिन भी मैंने ये बात लिखवाई भी थी प्रॉपर। चले जनाब, आपका सवाल पूरा हो गया। आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने। सर ये क्वेश्चन दिखा दें थोड़ा, बिल्डिंग की वर्किंग। क्वेश्चन देखना है या सोल्यूशन देखना है? नहीं सर, क्वेश्चन दिखा दें, वो नोट्स बनाया। अच्छा, वही दिखाने लगा हूँ। बहुत ही छोटा ना हो जाए। सबूर भाई बार बार पूछ रहे हैं, एक दफा इस दफा ना डिस्क्लोजर या इसके चांसेस हैं, या डिस्क्लोजर के चांसेस हैं या फिर लो जनाब, ये है हमारा टोटल सॉल्यूशन। सर जी नजर ही नहीं आ रहा। अगर ज्यादा जूम इन करेंगे ना तो फिर ये कम नजर आएगा, या फिर हाफ हाफ देख लें। ठीक है, हाफ ऑफ करके देख लेते हैं ताकि इजीली सही नजर भी आए आपको। चलें, ये पहले कॉस्ट का पोर्शन देख लें। यहां तक ये कॉस्ट का पोर्शन है, ये फिर डेप्रिसिएशन का पोर्शन आ गया, ये फिर उसके बाद ये अदर, डन, और फिर ये है वर्किंग। सर ये नेट कैरिंग वैल्यू दिखा दें दोबारा। और नेट कह रहे ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दिया, कोई हाल नहीं तेरा। ओपनिंग में से ओपनिंग, क्लोजिंग में से क्लोजिंग। ये सारा बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग। ये फिर है ऑफिस इक्विपमेंट और बाकी ये, और कुछ साथ साथ कर दिया था। ठीक है, अब आप स्कूल से तैयारी करो और इंशाल्लाह मैंने ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड आपको बताना है रीवैल्यूएशन का, इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन। बल्कि फ्राइडे को आप आराम करो, जुमा की नमाज अदा करना। मैं हफ्ते वाले दिन आपको ना, ये कोई मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का काम है, वो बस मैक्सिमम, वो समझ लग जाएगा। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।